आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर 33 की बात करेंगे दोस्तों हम, स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा और विधान परिषद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे। देखिए सिमिलर प्रोसीजर है, याद रखिएगा। जैसे राज्यसभा और लोकसभा का प्रोसीजर है, वैसे ही विधानसभा और विधान परिषद का ही प्रोसीजर है। बस आपको पता ही है कि लोकसभा और राज्यसभा की ताकत ज्यादा है, सेंटर को ताकत ज्यादा है। तो ये पार्ट 6 में है, आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक। और अभी हम स्टेट के बारे में जान रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी हम देखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर में सारी चीजें, ड्यूरेशन क्या है, कैसे अपॉइंट किया जाता है, क्या क्वालिफिकेशन, क्या डिसक्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें दोस्तों, तो देखिए वैसे तो बाई कैमरलिज्म का हमारे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब स्टेट में भी अपर हाउस हो सकता है और लोअर हाउस हो सकता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर स्टेटों में 80%, 80 टू 90% स्टेटों में सिंगल लेजिस्लेचर है, यानी कि खाली विधानसभा है, ठीक है। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, मैंने जानबूझ के वो सेंटेंस नहीं लिख रखा, हालांकि किताब में तो दिया ही हुआ है, कि कौन कौन से राज्यों में बाई कैमरलिज्म है, यानी कि कौन कौन से राज्यों में अपर हाउस भी है और लोअर हाउस भी है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं बाई कैमरलिज्म का, तो उस स्टेट में क्या होगा, उसमें होगा सबसे पहले लोअर हाउस, जिसको हम विधानसभा कहते हैं, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। फिर उसके बाद होगा अपर हाउस, या जिसको हम विधान परिषद कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद होगा गवर्नर। और अगर यूनिकैमरलिज्म है, मतलब खाली विधानसभा है राज्यों में, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर बात करते हैं जैसे मध्य प्रदेश में खाली विधानसभा है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, विधानसभा और गवर्नर, समझ गए। लेकिन यूपी का एग्जांपल ले लेते हैं। यूपी में, उत्तर प्रदेश में बाइकैमरलिज्म है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। तो वहां पे क्या होगा, विधानसभा विधान परिषद में क्या होगा, विधान मतलब जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर उसमें होगा विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर। ये चीज आप समझे कि अगर राज्य में बाइकैमरलिज्म होगा तो स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होगा, विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर। और यूनिकैमरलिज्म तो विधानसभा और गवर्नर। समझ गए, बहुत बढ़िया। देखिए आपको बता दूं, हमारे संविधान में लिखा है कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट भी कर सकते हैं और एबॉलिश भी कर सकते हैं। अभी हम विधान परिषद के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, असेंबली से इसको कंपेयर करेंगे। अब हमारे निर्माताओं ने बोला था कि विधान परिषद की कोई जरूरत नहीं है ना, बेकार में खर्चा ज्यादा होगा और ऐसा सच कोई इतनी ताकत भी नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा है, इसको हम आगे देखेंगे, क्लियर करेंगे इस डाउट को। स्ट्रेंथ की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम असेंबली की बात करते हैं, ठीक है। अब विधानसभा में स्ट्रेंथ जो होती है वो मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60। हालांकि कुछ स्टेट इसमें एक्सेप्शन है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा। और मतलब इसमें जो मिनिमम स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो 30 आपको मतलब हो सकती है यहां पे। और मिजोरम और नागालैंड में 40 और 46 ये हो सकती है मिनिमम स्ट्रेंथ, समझ गए हैं। तो ये जो स्टेट्स है वो एक्सेप्शन है, ठीक है। वैसे इन स्टेट्स को छोड़ दे तो मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60, ठीक है। चलिए एक और सवाल, भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। गवर्नर जो है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से भी नॉमिनेट कर सकता है, समझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों गवर्नर के पास ये ताकत रहती है, अब 2020 तक ये था, 2020 के बाद से इस प्रावधान को हटा दिया गया है, ठीक है। इसको एक्सटेंड किया जा रहा था। फिर उसके बाद सीटों का बंटवारा कैसे होता है, सीटों का बंटवारा दोस्तों पॉपुलेशन के हिसाब से होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब सीटों का बंटवारा पॉपुलेशन के हिसाब से होगा। कंस्टिट्यूएंसी तो हम देखते हैं कि किसकी कितनी पॉपुलेशन है और कितनी सीट है, उसके रेशियो को निकाल के कंस्टिट्यूएंसी को डिमार्क किया जाता है, मतलब वही सीटों का बंटवारा एक तरीके से, ठीक है ना। इलेक्शन हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों लखनऊ में बहुत सारी कंस्टिट्यूएंसी हो गई, हजरतगंज एक कंस्टिट्यूएंसी है, सरोजनी नगर एक कंस्टिट्यूएंसी है, मैं लखनऊ में रहता हूं। तो ऐसे इसको डिवाइड किया जाता है, समझ रहे हैं। आई होप इसको आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ये आप कंपेयर करते चलिए एक तरीके से। अगर मैं स्टेट पढ़ा रहा हूं तो आपका सेंटर रिवाइज हो रहा है। इससे पहले हमने सेंटर के बारे में देखा था, लोकसभा राज्यसभा। तो दोनों जो स्टेट की जो दोनों असेंबली है ना, वो भी सिमिलर ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है उसमें, ठीक है। विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं, आपने
आपको पता ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें डायरेक्टली लोग चुन के आते हैं। विधानसभा में जो लोग बैठते हैं वो डायरेक्टली चुन के आते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे, मतलब लोग जाके वोट करते हैं। यूपी में इलेक्शन होंगे, मध्य प्रदेश में इलेक्शन होंगे, तो वो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, विधान परिषद के नहीं। काउंसिल में इनडायरेक्टली चुन के आते हैं, काउंसिल में नॉमिनेट किया जाता है। समझ रहे हैं? अब अगर काउंसिल की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या क्या है? 1/3 जो होंगे वो लोकल बॉडी जो है वो नॉमिनेट करेंगी। 1/12 होंगे वो ग्रेजुएट्स नॉमिनेट करेंगे, ठीक है, आर इलेक्टेड बाय द ग्रेजुएट्स रिसाइडिंग विद इन द स्टेट्स। 1/12 टीचर्स, 1/3 जो मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, और बाकी जो है गवर्नर। समझ गए? तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों ये आपकी काउंसिल, ये इनडायरेक्ट होगा। फिर हम ये देखते हैं ड्यूरेशन क्या होती है दोनों की, ठीक है। देखिए, लोकसभा से इसको कंपेयर करिए। वैसे तो नॉर्मल 5 साल की ड्यूरेशन होती है विधानसभा की, लेकिन विधानसभा की बात करें तो इसमें कुछ फिक्स नहीं होता है। कभी सरकार गिर जाए, ठीक है, कभी एक पार्टी नहीं जीती, कोलिशन बन के मतलब गठजोड़ करके सरकार बनाई, तो एक सरकार ने सपोर्ट वापस ले लिया। ऐसा कई बार उत्तर प्रदेश में तो कई बार हुआ है दोस्तों। कुछ राज्य तो ऐसे थे 2000 के बाद से 5 साल कार्यकाल पूरा हो रहा है, वरना यूपी में तो दोस्तों इससे पहले कितने समय तक 5 साल का कार्यकाल पूरा ही नहीं हुआ था। कभी मायावती बन रही है 1 साल के लिए, कभी मुलायम सिंह यादव बन रहे हैं 2 साल के लिए, ऐसे हो रहा था, क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसी थी कि कभी गवर्नर यहां पे हटा दे रहा सरकार को। हालांकि गवर्नर ने एक बार जब कल्याण सिंह की सरकार गिरी थी, जब आपको पता ही कि बाबरी मस्जिद गिराया गया था और दंगे हो गए थे यूपी में, तब वहां पे कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त किया गया था, ठीक है। लेकिन वही चीज है ना कि बहुत सारे राज्यों में 5 साल भी पूरे नहीं हो पाए थे। 2000 के बाद से थोड़ी स्टेबिलिटी आई है, ठीक है, जब चीजें बदली हैं, जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आए हैं, ठीक है। टीएन सेशन, जिनका नाम सुनते ही, ऐसे इलेक्शन कमिश्नर थे, पहले बहुत बड़े आईएएस थे, बाद में इलेक्शन कमिश्नर बने, ऐसे थे वो जिनका नाम सुनते ही जो पॉलिटिशियंस है ना वो थर थर कांपते थे। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म जब आए हैं तब चीजें थोड़ी बदली हैं, ठीक है। तो असेंबली का वैसे ऑन नॉर्मल पीरियड तो होता है 5 साल, ठीक है, लेकिन वही चीज है कि कभी भी डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है। 5 साल से पहले भी सरकार जो है, जब तक सरकार के पास, जो चुनी हुई सरकार है, जब तक उसके पास बहुमत है तब तक वो एंजॉय करेगी। जैसे ही ये बहुमत गई, ये सरकार गिरी, वहीं डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। जो उस समय मतलब ये असेंबली होती है। उसके बाद दोस्तों, हाँ, नेशनल इमरजेंसी के दौरान इसको एक्सटेंड किया जाता है, बट ये 6 महीने से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, 6 महीने से ज्यादा नहीं होगा। काउंसिल का क्या ड्यूरेशन होता है? मेंबर जो है वो 6 साल के लिए यहां पे चुने जाते हैं, लेकिन वही चीज है, 1/3 ऑफ द मेंबर हर 2 साल पे रिटायर होते हैं। समझ गए? अब क्वालिफिकेशन क्या होती है? देखिए, सबसे पहले तो आपको भारत का सिटीजन होना चाहिए। ये तो सबके लिए, सारी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है। आई होप ये तो आपको रट ही गया होगा। अब जैसे कि लोकसभा में होता है, लोकसभा के लिए आपको 25 साल की एज चाहिए, राज्यसभा के लिए आपको 30 साल की एज चाहिए, सेम इसमें भी होगा, ठीक है। विधानसभा के लिए आप 25 साल की एज में आइए, और विधान परिषद के लिए आपकी एज 30 साल होनी चाहिए, ठीक है। बाकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें प्रावधान क्या है? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुने जा रहे हैं, ठीक है, या लेजिस्लेटिव असेंबली में चुने जा रहे हैं, तो आपको, आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। वोटर आईडी कार्ड बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक। उसके बाद दोस्तों, अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो सीट रिजर्व होती है, तो आप उसी, जैसे अगर आप शेड्यूल कास्ट के लिए कोई सीट रिजर्व है और अगर आप उस सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आपको भी फिर एससी होना जरूरी है। ये चीज आप याद रखिएगा। हालांकि ये कोई पैमाना नहीं है, मतलब जैसे ऐसा आप ये मत समझिएगा कि अगर शेड्यूल कास्ट है तो वो खाली शेड्यूल कास्ट की ही सीट पे इलेक्शन लड़ सकता है, नहीं, वैसे भी खड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इस सीट से खड़े हो रहे हैं, ठीक है, रिजर्व्ड सीट है आपके लिए, एससी एसटीज के लिए, तो आपको इस कास्ट का होना जरूरी है। समझ रहे हैं? तो ये चीज है। डिस्क्वालीफाई कब किया जाता है? डिस्क्वालीफाई, अगर आपके पास कोई भी सरकारी ऑफिस है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आप अनसाउंड माइंड के हैं, मतलब आपको पागल डिक्लेयर किया गया है या अनस्टेबल डिक्लेयर किया है, तब आप बिल्कुल भी मेंबर नहीं बनेंगे, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपने किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली है, तब आपको डिस्क्वालीफाई कर, ये सारे जो जितने भी प्रोविजंस है ना, ये आपने लोकसभा में भी देखे होंगे। याद आ रहा है कि नहीं? जब मैंने लोकसभा का लेक्चर लिया था, आपको पढ़ाया था, यही चीजें थी। उसके बाद अगेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में क्या बोला है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप जो हैं इलेक्शन में खड़े हुए
और आप करप्ट प्रैक्टिसेस में लिप्त पाए गए, आप इलेक्शन को धांधली से जीत रहे हैं, आपके ऊपर धांधली का आरोप लगा, जैसे इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगा था कि नहीं, ठीक है ना भैया, राज नारायण नारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस, जब 1974 में, यहां पे जब 1975 में इसका डिसीजन आया था, तभी एक बहुत बड़ा रीजन था कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, ठीक है। तो अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और अगर आप करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, अगर आपने इलेक्शन गलत तरीके से लड़ा है, अगर आपने सरकारी संसाधन यूज किए हैं, जो इंदिरा गांधी के ऊपर था, आरोप था, तब आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आपको 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है, तब आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर आपने सही समय पे अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस, आपको पता ही है हलफनामा दायर करना पड़ता है जब भी आप इलेक्शन लड़ते हैं, तो जो भी इलेक्शन लड़ रहा है उसको इलेक्शन कमीशन को सब कुछ बताना पड़ता है कि उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, कहां का है, वो पूरा अपना बायोडेटा देना पड़ता है। अगर वो टाइम पे आप नहीं दे रहे हैं, तब भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से ले रहे हैं, वर्क सर्विसेज, तब भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर वही आप करप्ट हैं, आप डिसलॉयल टू द स्टेट हैं, एंटी नेशनल है, तब भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं, या अगर आप सोशल क्राइम जैसे सती प्रथा, डाउरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन है। ऐसा इसलिए है दोस्तों, मैं एक पॉइंट का आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे ये चौथा पॉइंट देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, या आप किसी संस्था के लिए काम करते हैं, तो जब आप मेंबर बनेंगे, जब आप इलेक्ट होके आएंगे, तो आप जाहिर सी बात है इसी सरकारी संस्था के लिए काम करेंगे, या इसी संस्था के लिए जो भी स्कीम होगी या जो भी आपका ओपिनियन होगा वो इनके फेवर में होगा। इसीलिए बायस्ड ना हो कोई, ये सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं। समझ गए कि आप जो है वो राज्य और देश के प्रति समर्पित हो। फिर एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल, आई होप ये चीज आपको पता ही होगी, कई बार मैं बता चुका हूं। डिफेक्शन में भी, जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी पार्टी के हैं, दूसरी पार्टी में चले गए, वोटिंग होनी है, अपनी पार्टी के लिए नहीं, दूसरी पार्टी के लिए वोट कर दिया, तो डिफेक्शन पे भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। समझ गए। फिर उसके बाद वैकेंसी कब क्रिएट होगी? वैकेंसी तब क्रिएट होगी जब आप रेजिग्नेशन दे देंगे, रिजाइन कर देंगे, ठीक है। आपने जो चेयरमैन होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को या स्पीकर को, उसको अपना चेयरमैन दे दिया, वैकेंसी क्रिएट हो गई। अगर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, मैंने अभी बताया था कितने सारे प्रोविजंस डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, तब वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। डबल मेंबरशिप आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास विधानसभा विधान परिषद दोनों की मेंबरशिप है, एक की मेंबरशिप आपको छोड़नी पड़ती है, तब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आप 60 दिनों के लिए विदाउट परमिशन एब्सेंट है ना, तब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बाकी अगर जो आपका इलेक्शन है वो गलत है, अगर आपका हाउस ने एक्सपेल किया है, अगर आप प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट हो गए, और अगर आप गवर्नर अपॉइंट हो गए, तब आपको डिस्क्वालीफाई, मतलब यहां पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। डिस्क्वालीफाई तो नहीं, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि तब आपको जो ऑफिस आपने लिया है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जो प्रेजेंट ऑफिस आपके पास है उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होता है, ठीक है। स्पीकर की वैकेंसी कब क्रिएट होती है? जब उसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास होता है स्पेशल मेजोरिटी द्वारा, उसको वोट करना पड़ता है, 2/3 से हटाते हैं यहां पे स्पीकर को, या फिर वो रिजाइन कर देता है, या फिर वो मेंबर नहीं होता असेंबली का, ठीक है। देखिए, जैसे ही इलेक्शन होते हैं उसके बाद तुरंत स्पीकर चुना जाता है। स्पीकर जो मेंबर्स है वही चुनते हैं, समझ गए। पावर क्या होती है? बहुत ज्यादा स्पीकर के पास ही, प्रैक्टिकल पावर से स्पीकर के पास होती है, ठीक है। ऑर्डर और डेकोरम स्पीकर ही तो बनाता है। फाइनल इंटरप्रेटर होता है प्रोविजंस का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो रूल्स और प्रोसीजर होते हैं, और जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है, आप समझ रहे हैं, मतलब एक तरीके से जो कुछ होता है विधानसभा विधान परिषद में, वो स्पीकर ही करता है, समझ रहे हैं। एडजॉर्न भी यही करता है, सस्पेंड भी यही करता है, ठीक है। अब हाँ, एक चीज और है कि ये वही चीज है, देखिए ये जो पावर्स हैं सेम जैसे स्पीकर ऑफ लोकसभा की थी और राज्यसभा की थी, वैसे ही स्पीकर ऑफ विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद, समझ गए। वोट नहीं करेगा फर्स्ट इंस्टेंस में, लेकिन अगर टाई हो गया किसी बिल पे, वोटिंग टाई हो गई, तब ये वोट करेगा अपना, ठीक है। और यही हम देखते हैं कि स्पीकर ऑफ लोकसभा भी करता था। सीक्रेट मीटिंग भी बुला सकता है, ठीक है। अगर लीडर ऑफ द हाउस मतलब चीफ मिनिस्टर ने अगर बोला कि सीक्रेट मीटिंग बुलाओ, तो सीक्रेट मीटिंग भी बुलाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पावर है, ये डिसाइड करता है कि जो बिल है वो मनी बिल है कि नहीं। अभी हम इसकी बात बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स अभी हम अगले पार्ट में देखेंगे, तो बहुत अच्छे से करेंगे। अच्छा, एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया, ये जो चैप्टर 33 है, इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, ये पहला पार्ट है, ठीक है। उसके बाद मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डिस्क्वालिफिकेशन की जो ताकत है
वो भी स्पीकर के पास ही होती है। ये कुछ पॉइंट्स तो आपको याद रखने हैं, ये मनी बिल वाला और ये डिस्क्वालिफिकेशन वाला। और यही याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा में अगर डिस्क्वालिफिकेशन का मामला आया तो उसमें भी स्पीकर को ही ताकत होती है। यानी कि स्पीकर ही डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स को डिसाइड करता है कि इसको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। बाकी चेयरमैन ऑफ कमिटीज, ठीक है, को ये अपॉइंट करता है और खुद भी ये जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होता है उसका चेयरमैन होता है। डेप्यूटी स्पीकर की वैकेंसी कैसे क्रिएट होगी, वही चीज है। देखिए, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, इन सब की वैकेंसी कैसे क्रिएट होगी, यही 3 पॉइंट आपको कट कॉपी पेस्ट करने हैं, ठीक है। अब डेप्यूटी स्पीकर, एक बार स्पीकर का चुनाव हो गया, फिर डेप्यूटी स्पीकर मेंबर से चुना जाता है। डेप्यूटी स्पीकर का सेम फंक्शन होता है स्पीकर, बस याद रखिए कि अगर स्पीकर एब्सेंट है, नहीं आया, तो स्पीकर के भी आप पे डेप्यूटी स्पीकर उसकी ड्यूटीज को परफॉर्म करता है। समझ रहे हैं? चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन भी होते हैं काउंसिल के, ठीक है। अगेन, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए कब वैकेंसी क्रिएट होगी, ठीक है। अब यहां पे चेयरमैन की भी सेम ताकत होती है जो स्पीकर के पास होती है, बस स्पीकर के पास एक बहुत बड़ी ताकत होती है, मनी बिल। मनी बिल को ये डिसाइड करता है और इसी का ही जो क्वेश्चन, जो ये डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। स्पीकर डिसाइड करता है कि बिल मनी बिल है या फिर नहीं। समझ गए? तो ये चीज है। ये लेक्चर था दोस्तों बेसिक्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब अगले पार्ट में देखेंगे दोस्तों लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कंपैरिजन बिटवीन स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकसभा, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट विधान परिषद का क्या महत्व है। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।